मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में सबसे बड़ी खबर श्रीनगर के ताल्लुक से है। जुमे के पेश नजर श्रीनगर में दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं। हसास मकामात को खारदार तारों से सील कर दिया गया है। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे आज पूरी तौर पर बंद हैं। दूसरी खबर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के UNGA में आज खिताब से जुड़ी हुई है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से PM मोदी का खिताब होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज समेत कई मसाइल पर अपनी बात रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि PM मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खिताब से पहले वो होटल लौट जाएंगे। तीसरी खबर कल्याण सिंह के सिलसिले में है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के मुलजिम कल्याण सिंह आज CBI की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। मामले में कल्याण के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है। चौथी खबर शरद पवार के ताल्लुक से है। आज ED के सामने शरद पवार रजाकाराना तौर पर हाजिर होंगे। ED ने न आने की अपील की है। वहीं शरद पवार ने अपने हामियों से ED ऑफिस के सामने जमा न होने की गुजारिश भी की है। पांचवी खबर चंद्रयान 2 के ताल्लुक से है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने बयान दिया है कि चंद्रयान 2 का लैंडर शायद चांद की सतह के साये में छुपा है। नासा ने विक्रम लैंडर के उतरने की जगह की तस्वीर भी जारी कर दी है। जबकि छठी खबर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के ताल्लुक से है, जिसकी तकसीम इनामात पर सवाल उठ रहे हैं। महकमे लिसानियात ने 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। जुमे के पेश नजर श्रीनगर के कई इलाकों में फिर से बंदिशें आयद कर दी गई हैं। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारिज होने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं नज्म नस्क को बनाए रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से आज भी गायब है। तो जुमे के पेश नजर तमाम तर बंदिशें देखी जा रही हैं। हसास मकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई हैं। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारजी पॉइंट को सील कर दिया गया है और नज्म नस्क की बरकरारी को लेकर ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। दुकानें आज बंद हैं, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे भी आज बंद हैं। परवेज हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तफसीलात हैं और तस्वीरें ये बता रही हैं कि जुमे के पेश नज़र सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। परवेज, जी बिल्कुल सना, जैसा कि पिछले कई जुम्मे हमने देखा है कि आज भी पिछले जुम्मों की तरह आज भी जो बंदिशें हैं कई जगहों पर आयद कर दी गई हैं। जो हसास इलाके हैं जैसे डाउनटाउन का इलाका है या मायसूमा है या इवन लाल चौक की अगर हम बात करें तो लाल चौक में भी कई जगहों पर खारदार तारें बिछाई गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों की नकल हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। ये इक़दाम सारे इस वजह से उठाए गए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को खदशा रहता है कि जुमा की नमाज के बाद कुछ एहतजाज ना हो कहीं पे या कोई क्लैशेस वगैरह किसी जगह ना हो, तो उसकी वजह से ये इक़दाम उठाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ आज दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर यहाँ बंद रहे। सुबह से ही सुबह भी हमने देखा कि लाल चौक में आज दुकानें नहीं खुली। जुमा के पेश नज़र और कारोबारी इदारे भी बिल्कुल बंद ही रहे। यहाँ पे कई जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई अमन अमान की कोई सूरत हाल होती है तो उससे वहीं पे निपटा जाए। अगर हम अजला के हवाले से भी बात करें, बाकी अजलाओं में भी जो इसी तरह के अहकाम उठाए गए, इक़दाम उठाए गए हैं कि जुमा के पेश नज़र कुछ जगहों पे पाबंदियाँ आई है, कुछ जगहों पे दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। जी सना जी, तो 53वें दिन में ये बंदिशें दाखिल हो चुकी हैं क्योंकि बंदिशों का ये दौर का ये दिन 53वां है और ऐसे में जुमे के पेश नज़र हसास मकामात पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। अगर बात मसाजिद की करें तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता 53वें दिन में जितने जुमे गुजरे हैं उसमें छोटी मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। आज इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है परवेज़?
सना, अगर आज के हवाले से भी बात करें तो आज भी जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है यहाँ पे नौहट्टा में, वहाँ पे जो है वहाँ पे मुकम्मल पाबंदियाँ आयद कर दी गई है, बंदिशें आयद कर दी गई है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि आज की जुम्मा भी वहाँ पे नमाज हो पाएगी। अगर दूसरी मसाजिद की हम बात करें, जो छोटी छोटी मज़ाफ़ात में जो मसाजिद हैं वहाँ पे पिछले जुम्मों को भी नमाज हुई थी और इस बार भी लगता है कि वहाँ पे जुम्मा की नमाज की इजाज़त दी जाएगी। ताहम अगर हम मरकज़ी जामिया मस्जिद या बाकी जो मेन जो जामिया मस्जिद हैं यहाँ पे अज़ला में भी, वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे सरकार इस बारी इस जुम्मा को भी नमाज की इजाज़त देगी। वजह यही है कि खदशात रहते हैं कि जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज होंगे या अमन अमान की सूरत हाल पे रखना डालने की कोशिश हो सकती है। जी सना। शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात बताने के लिए। तो आज 53वां दिन है बंदिशों का और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं। जुमे के पेश नजर बंदिशें आयद की गई हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदम किए जाने के मुजरिमाना मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह को समन जारी करके 27 सितंबर को तलब किया था। आज बतौर मुलजिम कल्याण सिंह सीबीआई अदालत में पेश होंगे। खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने और बार के अरकान की इत्तला पर आज खुद नोटिस लेते हुए ये हुक्म जारी किया है। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में कल्याण के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है। मई 2017 को इस मुर्जिमाना मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और विष्णु हरी डालमिया पर ताज़ीरात हिंद की दफा 120B साजिश के तहत इल्जाम तय किए थे। इसके बाद केस में समाअत शुरू हो गई थी, लेकिन गवर्नर होने की वजह से कल्याण सिंह के खिलाफ इल्जाम तय नहीं हो सके थे। तो बाबरी मस्जिद इंहदाम केस से जुड़ा हुआ ये मामला है। कल्याण सिंह को बतौर मुलजिम अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। आज बतौर मुलजिम कल्याण सिंह सीबीआई अदालत में पेश होंगे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, बताइएगा कि आज कल्याण सिंह कितने बजे अदालत में सीबीआई अदालत में पेश होने वाले हैं और आज का ये दिन कितना अहम है कल्याण सिंह के लिए? देखिए, जो अभी तक की जानकारी उसके मुताबिक सीबीआई जज विशेष जज अयोध्या प्रकरण SK यादव की कोर्ट में 12 बजे पेश हो सकते हैं कल्याण सिंह। उनको समन जारी करके तलब किया गया था। पिछली तारीख में स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटो लिया था कोर्ट ने, जब यहाँ बार के कुछ वकीलों ने ये बात कही थी कि वो फिलहाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। हालांकि इस बाबत कोई भी कागजात सीबीआई पेश नहीं कर पाई थी। 27 सितंबर को तलब किया गया था, लिहाजा आज वो 12 बजे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। चूंकि वो बतौर आरोपी पेश होंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि वो जैसे ही पेश होंगे कोर्ट उनको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद हो सकता है उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल हो और फिर उस जमानत अर्जी पर कोर्ट क्या करती है ये देखना होगा। जाहिर सी बात है, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी त्रिपाठी जुड़े हुए थे। तकरीबन 12 बजे कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह सीबीआई अदालत में पेश हो सकते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार आज बिलाड स्टेट में वाक़ ईडी के दफ्तर में दोपहर 2 बजे रज़ाकाराना तौर पर हाजिर होंगे। शरद पवार ने अपने हामियों से ईडी ऑफिस के सामने जमा न होने की अपील की है। वहीं शरद पवार ने कहा कि हम तफ्तीश में पुलिस और दिगर सरकारी एजेंसियों के साथ ताउन करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घपले के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने ईडी को मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया था। एफआईआर में बैंक के साबिक चेयरमैन, साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार के अलावा कोऑपरेटिव बैंक के 70 साबिक अफसरान को नामजद किया गया है। इसी दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया है और इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज ईडी दफ्तर में जाने वाले हैं और यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये शरद पवार का घर है जहाँ पर उनकी गाड़ी लग चुकी है। रोहित पवार जो उनके नाती हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ तमाम सारे दूसरे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार ने पहले ये कह दिया है कि वो आज यानी 27 तारीख को ईडी दफ्तर जाएंगे 2 बजे, उसको देखते हुए तमाम सारी जगहों पर धारा 144 लगाई गई है ताकि कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आने न दिया जाए। बावजूद इसके सुबह से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके घर के बाहर यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। आपको लगता है कि ईडी दफ्तर शरद पवार को जाना चाहिए या फिर जैसे ईडी लगातार कह रहा है कि अभी जब तक बुलाया नहीं है तब तक मत आए?
पवार साहब का कोई भी गलती नहीं है इसमें, जानबूझकर सब कुछ चल रहा है ये। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे समर्थक कह रहे हैं कि शरद पवार जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर में दौरे कर रहे हैं उसको देखते हुए कहीं न कहीं सरकार घबराई है और इसी को देखते हुए उन्होंने ईडी की इंक्वायरी लगाने का फैसला किया और सरकार इसीलिए उनकी ईडी इंक्वायरी कर रही है। कैमरामैन आतिश चतुर के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18। एनसीपी सरबराह शरद पवार आज बेलाड स्टेट में वाकई ईडी के दफ्तर में दोपहर 2 बजे रजाकाराना तौर पर हाजिर होंगे, जिसकी इत्तला पहले ही कर दी गई थी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस एनसीपी कारकुनान को पकड़ कर बंद कर रही है, ये ठीक नहीं है। साहब ईडी ऑफिस जाने वाले हैं, जिसका ऐलान पहले हमने किया है। कल रात से पुलिस की दड़पशाही शुरू हो गई। जगह जगह पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, दबाव निर्माण कर रहे हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बिगाड़ना चाहते तो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इस तरह से ठीक नहीं है। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर में फिर पारबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी फौज बिलाश्तार फायरिंग से बाज नहीं आ रही है। जिला पुंछ के 2 मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। किरनी और कस्बा सेक्टरों में ताजा तौर से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बिलाश्तार फायरिंग की जा रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और ये खिलाफ वर्जी जिला पुंछ के 2 मकामात पर की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें किरनी और कस्बा सेक्टरों में ताजा तौर से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वक्फे से हम देख रहे हैं कि सरहदी इलाकों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है और आज फिर से जम्मू कश्मीर में पारबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 2 मकामात पर आज पाकिस्तान ने बिलाश्तार फायरिंग की है। और एक बार फिर आपको आज बता दें कि ईडी दफ्तर में आज शरद पवार रजाकाराना तौर पर पेश होने वाले हैं। इसके हवाले से पुलिस की जानिब से कई मकामात पर आपको बता दें कि दफा 144 नाफिज कर दी गई। शरद पवार ने अपने हामियों से ये भी कहा है कि ईडी ऑफिस के सामने जमा ना हो, यानी अपील उनकी तरफ से की गई। इससे पहले हमने देखा था कि शरद पवार के हामी जब ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा था तब उनके हामी ईडी दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसके बाद ईडी के पुलिस के अफसरान से, मुंबई पुलिस के अफसरान की तरफ से अब कई एनसीपी के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। इसीलिए शरद पवार ने ये अपील की है कि कोई भी कारकुन ईडी दफ्तर के सामने जमा ना हो। और आज शरद पवार ईडी दफ्तर का कितने बजे रुख करने वाले हैं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिषेक मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताइएगा कि ईडी दफ्तर का आज रुख करने वाले हैं शरद पवार। ऐसे में कई मकामात पर दफा 144 धारा 144 लगाई गई है, इसका जिक्र आप भी कर रहे थे। कितने बजे आज शरद पवार ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? करीब 1 बजे के आसपास शरद पवार अपने इस घर से निकलेंगे। सना, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मुंबई पुलिस के लोगों को तैनात कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के कानून और सुव्यवस्था के ज्वाइंट सीपी वो पहुंचे हुए हैं और शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से देर रात से तमाम सारे एनसीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो ईडी दफ्तर के आसपास ना पहुंच पाएं, इस पूरे मामले में शरद पवार ने अपने जितने भी नेता हैं जिनके साथ वो बैठक कर रहे हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे पूछा है कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है क्या, और आने वाले समय में किस तरीके के हालात रहने वाले हैं, खासकर पूरे प्रदेश भर के। क्योंकि शरद पवार जैसे ही ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे, जिस तरीके से तमाम सारे एनसीपी के बड़े नेताओं ने आह्वान किया है कि शरद पवार के समर्थन में वो अपने घरों से बाहर निकले और ईडी दफ्तर पहुंचने की कोशिश करें। यानी शहर में एहतियातन 7 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोका जा रहा है ताकि शहर के भीतर नहीं पहुंच पाएं। और अगर पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र भर में
बारामती से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का गढ़ रहा है, ये सारी जगहों पर कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आज सुबह से ही। और 1 बजे जैसे ही शरद पवार यहाँ से निकलेंगे, 2 बजे उम्मीद की जा रही है कि वो पार्टी मुख्यालय बगल में है, पार्टी मुख्यालय भी जा सकते हैं और उसके साथ साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि ईडी ने अनुरोध किया है कि अभी फिलहाल ईडी ने सम्मन नहीं किया है शरद पवार को, इसलिए उन्हें ईडी दफ्तर नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद शरद पवार ईडी दफ्तर जाने पे अड़े हुए हैं। जी अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा कि शरद पवार की तरफ से अपील की गई है कि जो कारकुन है वो ईडी दफ्तर के बाहर या फिर एहतजाजी मुजाहरा ना करें, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि एनसीपी के बड़े लीडरान की तरफ से ये कहा गया है कि समर्थन में समर्थक सड़कों पर उतरे। ऐसे में अपील तो शरद पवार की तरफ से की गई है, क्या सुबह से लेकर अब तक मुंबई के मकामात पर आपने देखा कि समर्थक सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं या फिर किसी को हिरासत में लिया गया? देखिए, अब तक जो एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 1000 से 1500 लोगों को अलग अलग जगहों पर हिरासत में लिया गया है या उन्हें नहीं निकलने दिया गया है, उनकी रूट को डाइवर्ट किया गया है। और जो नेता हैं वो भी खुद अकेले आ रहे हैं यहाँ पर। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये शरद पवार का घर है और यहाँ पर जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, वो खुद अपनी कार ड्राइव करते हुए, खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर वो तमाम सारे काफिले के साथ निकलेंगे तो उन्हें शरद पवार के घर तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और ये सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई है, लगातार पुलिस की गाड़ियां शरद पवार के घर के आसपास आ रही हैं ताकि यहाँ पर कार्यकर्ता न जुटने पाए। साथ ही शरद पवार से अपील की जा रही है कि वो जब तक ईडी नहीं बुला रही तब तक ना जाएं, जबकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो ईडी दफ्तर जाएंगे, क्योंकि सामने चुनाव है और इस पूरे मामले में 2 तरीके का फायदा होना है। एक, शरद पवार को ऐसा लगता है कि अगर वो महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे तो हो सकता है उस समय नोटिस आए और शरद पवार वहां पर नहीं पहुंच पाए और ईडी उनके ऊपर कार्रवाई करने का मन बना ले। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में शरद पवार को एक माइलेज भी मिल रहा है, जो लगातार जो जानकार बता रहे हैं कि शरद पवार अगर आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर हिरासत में लिए जाते हैं या फिर जिस तरीके से वो काफी समय तक अगर ईडी दफ्तर के भीतर रहते हैं तो उसका असर पूरे महाराष्ट्र भर में पड़ेगा और आने वाले राजनीतिक समय के लिए एनसीपी के लिए एक बड़ा माइलेज होगा, एक बड़ा बूस्ट होगा। जी, हो सकता है ये फायदा दे एनसीपी को। बेहद शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। आज शाम 6:30 बजे इजलास शुरू होगा। गालिबन शाम 7:50 पर ही मोदी का खिताब होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। हिंदुस्तानी मेयारी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे इजलास शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शाम 7:50 पर खिताब करेंगे। माना जाता है कि पीएम अपने खिताब में दहशतगर्दी और इससे आलमी अमन को खतरे पर दुनिया को पैगाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने अमरीकी दौरे के दौरान कई बार दहशतगर्दी पर अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को इस आलमी प्लेटफॉर्म से घेर भी सकता है। दहशतगर्दी और उससे मुकाबले के लिए की जा रही कोशिशों का भी पीएम मोदी अपने खिताब में तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म माहौलियाती तब्दीली पर भी अपनी बात रख सकते हैं। UNGA में ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दूसरा खिताब होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में जनरल असेंबली से खिताब किया था। पीएम 21 सितंबर से अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मुतादिद प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं और अमेरिकी सदर ट्रम्प समेत 10 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और सनतकारों से मुलाकात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पीएम मोदी का आज UNGA में खिताब होने वाला है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। मुल्क के सियासी लीडरान का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री की स्पीच है, सबको उसका इंतज़ार है और जाहिर है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने काफ़ी पहले बात की है और उसके अलावा जो आतंकवाद का मामला है वो तकरीबन जब भी वो गए हैं उन्होंने उठाया है, उसके भी दोबारा उठाने की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद कुछ मसले भी हो सकते हैं कि वो उठाएं और मुमकिन है कोई उससे भी ज़्यादा कोई बड़ी बात सामने आए। तो अभी तो कोई प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन देश पूरा
यकीनन जब भी कोई प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में बोलते हैं तो सारा देश उसकी तरफ देख रहा होता है। नहीं, समूचा विश्व, भारत ही नहीं, उनके वक्तव्य की इंतजार में है। इससे पहले उन्होंने बिजनेस फोरम में भी वो सवाल, चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, स्वच्छता का हो, प्लास्टिक के यूज़ ना करने का हो, आतंकवाद का हो, सवाल पहले भी उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में UNGA में भाषण करने वाले हैं और हम सभी उस क्षण का, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले बात करते हुए पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कई सारे मुद्दे उठाने की कोशिश करी है, हमको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने दमदार शैली में इन सारे चीज़ों को उखाड़ के फेंक देंगे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब होने वाला है और हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। शैलेंद्र वांगू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज UNGA से खिताब होने वाला है, क्या लगता है PM मोदी आज अपने इस खिताब में किन किन चीजों का जिक्र कर सकते हैं? देखिए, आज का जो खिताब होगा वो काफी दिलचस्प होगा। आपको याद दिला दें कि इससे पहले PM मोदी ने सिर्फ एक ही बार UNGA को एड्रेस किया था 2014 सितंबर में, और वो पहला एड्रेस था PM मोदी का। और उस वक्त PM मोदी ने योगा को लेके जो बयान दिया था उसको वर्ल्ड ओवर काफी समर्थन मिला था, और 21 जून को फिर योगा डे के तौर पर मनाया जाने लगा विश्व भर में। लेकिन उसी तरह से आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी UNGA पहुंचे हैं और आज उनका शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 7:50 पे उनका एड्रेस होने वाला है। करीब 40 मिनट तक ये एड्रेस होगा और माना जा रहा है कि इसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। PM मोदी ये बातें अपनी रखेंगे। बात की जाए तो अहम मुद्दों की, तो आतंकवाद का जो मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी जी एक बड़ा चैलेंज है और सभी मुल्कों को इस पे एकजुट शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बेहद शुक्रिया, आपसे आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके उस्मानपुर में फिल्मी अंदाज में वारदात अंजाम दी गई। उस्मानपुर इलाके के एक बदमाश ने 56 साला मोहम्मद हसन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली कमर पर लगने की वजह से मोहम्मद हसन जख्मी हो गए हैं। इन्हें GTB अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वहां से पड़पड़गंज में वाक़ मैक्स अस्पताल इन्हें रेफर कर दिया गया। उस्मानपुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फरार बदमाश की तलाश भी जारी है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मोहम्मद हसन का पुराना जानने वाला है और दोनों ही बुलंदशहर के एक गांव के रहने वाले हैं। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनामात तकसीम में बेजाब्तगी और बदमानी के सबब सुर्खियों में है। महकमे लिसानियात ने 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। दरअसल मामला ये है कि उर्दू एकेडमी ने 186 अवार्ड तकसीम किए हैं, लेकिन इनमें से 3 अहम अवार्ड उर्दू एकेडमी के मेंबरान ने ही अपने नाम कर लिया। इनमें बजाते खुद एकेडमी की चेयरपर्सन आसिफा जमानी भी शामिल हैं। आसिफा जमानी ने 1 लाख रकम का डॉक्टर सुगरा मेहंदी अवार्ड लिया है, जबकि 1.5 लाख का 2 अवार्ड प्रोफेसर अब्बास रजा और प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी को दिया गया है और दोनों ही एकेडमी के मेंबर हैं। एकेडमी के इस फैसले पर मुस्तकिल चहमगोइयां भी हो रही हैं। इस पूरे मामले में यूपी के अक़लियती उमूर के वजीर मुमलिकत मोहसिन रजा ने भी एतराज जताया है। इराक में मुकद्दस शहर करबला के एजाजिया तकरीब में न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को मोमेंटो पेश किया गया। मुनक़्क़िदा 3 रोज़ा आलमी तरातील सज्जादिया कॉन्फ्रेंस की खुसूसी नशरियात के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को एजाज से नवाजा गया। ये मोमेंटो रोज़े इमाम हुसैन इंतजामिया की कमेटी की जानिब से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार और कैमरा पर्सन नूर अहमद को पेश किया गया। आपको बता दें कि इराक के मुकद्दस शहर करबला में 6ठे आलमी तरातील सज्जादिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था। समाजी इंसाफ के उन्वान से 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें कई मकामी मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा दुनिया के दिगर ममालिक से भी सरकर्दा हस्तियों ने शिरकत की थी, जिसे न्यूज़ 18 उर्दू ने तरजीही बुनियाद पर कॉन्फ्रेंस को कवर किया था।
हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के सबब सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। बेशतर मकामात पर घरों में पानी दाखिल होने से आम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। बेशतर मकामात पर सड़कें बह जाने से आवाम को मुश्किलात का सामना दरपेश है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने दोनों तेलुगु रियासतों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशनगोई की है। हम आपको 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। आवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कई मकामात पर तेज बारिश के सबब मकानात भी मुनहदम हो गए हैं।